हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसको नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब हाई स्कूल लेवल के बच्चे स्टूडेंट्स हो तो नॉर्मली आप इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से पढ़ोगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। ठीक है, इसमें हम वो सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें मेन कार्बन कंटेंट रहता ही है या कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, और साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम इन कंपाउंड्स को कभी कभार हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी एब्रीवेट करते हैं। ठीक है, ये वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का भी कहीं ना कहीं मीनिंग सेंस निकलता है नेचर से रिलेशन के साथ। तो जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले आपको कार्बन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसी टर्म में आगे हम चीज़ों को पढ़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन को आप नॉर्मली सी से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल सी इसका सिंबल होता है। ठीक है, इसका अगर आप एटॉमिक नंबर बात करो तो ये एटॉमिक नंबर आपका 6 है। ठीक है, और एटॉमिक वेट, ठीक है, जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, वो आपका 12 है। ठीक है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों इसमें मेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है, अगर 6 को दो ऑर्बिट्स में क्लासीफाई करो तो 2 और 4 का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो उसकी पोजीशन है वो ग्रुप 14 में है। ठीक है, और साथ में अगर पीरियड में देखें तो सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट होता है। ठीक है, वैलेंसी क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 4 ही की कमी है। ठीक है, तो 4 की कमी होने की वजह से इसकी जो वैलेंसी वो भी 4 है। इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि 4 वैलेंसी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नॉर्मली इसको हम नॉन मेटल्स की कंडीशन में पढ़ते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो फ्री स्टेट में आपको जो कार्बन है वो डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, डायमंड जो कि एक कार्बन से ही बना हुआ सब्सटेंस है और ग्रेफाइट भी कार्बन ही, ये दोनों ही आपके कार्बन के एक फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके हिसाब से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,4 होता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ आपकी बुक में मेंशन होगा, एलोट्रॉप्स। ठीक है, या अपरूप भी कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। देखो, डायमंड डायमंड एलोट्रॉप्स को देखो ध्यान से। एलोट्रॉप्स के कार्बन ले लो और इस कार्बन को डिफरेंट, इसके जो मॉलिक कार्बन के एटम्स हैं उसको डिफरेंट तरीके से अगर आप अरेंज करते हो तो उस कंडीशन में ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है हमारे नेचर में। कार्बन से ही आपका डायमंड भी बना होता है, कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट भी बना है, और कार्बन से ही एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम फुलरीन कहते हैं। तीनों में डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में होता है, कार्बन किस तरीके से अरेंज है उससे ही, उसी कार्बन से को ही हम कभी डायमंड का फॉर्म बोलते हैं कि वही डायमंड है। ठीक है, उसी को हम कभी कहते हैं ग्रेफाइट है, और उसी को कभी कहते हैं हम फ्लोरीन है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पर हर, ठीक है, ये एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन 4 फर्दर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर ये कार्बन है, ये भी 4 फर्दर कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर फिर ये कार्बन है, ये 4 फर्दर कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर बन के आता है इसको हम डायमंड से आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। वहीं पर जो दूसरा एलोट्रॉप्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट, इसमें बेसिकली लेयर्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये एक लेयर बनाती हैं, और ऐसी ही एक दूसरी लेयर, ऐसे ही एक तीसरी लेयर, ये 3 लेयर्स एक दूसरे से एक डॉटेड या वीक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, पेंसिल के लेड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो टिप होती है, ठीक है, तो टिप में भी ये डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से जुड़ी होती हैं। जब आप इसको पेपर पे रब करते हो या लिखते हो तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी एक एक लेयर आपके पेपर पे चिपकती चली जाती है, और आप कहते हो कि हमने पेंसिल से लिखा है कुछ। ठीक है, फुलरीन में देखते हो तो फुलरीन को हम लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि आपके कुछ होते हैं हेक्सागोनल सेल जिसमें 6 साइड्स हैं और कुछ होते हैं पेंटागोनल सेल, ठीक है। इस तरीके के टोटल जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है जो कि एक बॉल के शेप में है, इसको हम फुलरीन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ठीक है। फुलरीन आज के टाइम पे ग्रेफाइन और बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि, ठीक है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब भी इसका है, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जान लीजिए कि इसके और भी एलोट्रॉप्स होते हैं। आपको अपने सिलेबस में बात करें तो ये 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कार्बन की, तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कार्बन में। तो कार्बन में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन के एटम बैक टू बैक जुड़े रहते हैं और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इसको ही हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, श्रृंखलन, फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की। उसके अलावा मैंने बताया कि कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंट है, तो 4 वैलेंसी इनकी है, तो इस कंडीशन में इसको हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं और ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इस कार्बन के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ, आप बात करो तो लैक्टोज, फैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, XYZ जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सब में ही आपका कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सब में ही आपका कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो चेन होती है, जैसे मैंने बोला कैटिनेशन, तो कैटिनेशन में अगर आप चेन को देखो तो एक सिंपल सी चेन ये है, लेकिन अगर इसी चेन में कुछ ब्रांचेस निकल जाए तो इसको ब्रांच चेन कहते हैं। देखो लीनियर चेन है, ये आपकी ब्रांच चेन है। ये 3 कार्बन जो एक साइक्लिक फॉर्म में बनाए हैं, ठीक है। ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर है और ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें एक नंबर ऑफ कितने कार्बन से यहाँ पर एक क्लोज लूप बनाते हैं, उससे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये 2 सबसे फेमस कह सकते हो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने इसमें मीथेन पढ़ रखा है, मीथेन, ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है और इसका जो फॉर्मूला बनता है CH4, ठीक है। इसको हम मीथेन कहते हैं। लेकिन इन्हीं कार्बन को अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो उस कंडीशन में चारों हाइड्रोजन की जगह पर 4 क्लोरीन सेम बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, अभी हम IUPAC का नाम पढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन भी इसका नाम होता है, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन प्रेजेंट है, उसका भी एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटीन्स में कार्बन प्रेजेंट है और फैट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, ये तो हो गए। लेकिन इसके अलावा कार्बन के और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका कोल कार्बन ही है, ऑयल, क्रूड ऑयल कार्बन ही है, ठीक है। नेचुरल गैस में भी कार्बन प्रेजेंट है, केरोसिन में और प्रोपेन में, ठीक है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कार्बन की प्रेजेंस रहती ही रहती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया है। इसके आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स देखो बहुत तरीके के होते हैं। बॉन्ड्स मतलब किस तरीके से एक एटम दूसरे एटम से अटैच्ड है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बनाता है जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये पहला देखो आयनिक बॉन्ड, जिसमें एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, ठीक है। उसकी वजह से उसके में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें एक के ऊपर प्लस आ जाता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। तो उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है बट ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जैसे कि वाटर में भी आपका अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यही सेम चीज़ आपके ऑक्सीजन कार्बन भी करता है मीथेन में, ठीक है। तो कार्बन भी आपके जितने भी एटम्स हैं सबके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है जिससे कि उसके कंपाउंड बनते हैं। इसको हम कोवेलेंसी कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। मेटाबॉलिक बॉन्ड्स होते हैं मेटल आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आयंस जिसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो उसको मेटाबॉलिक बॉन्ड कहते हैं। फिर इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इससे पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर सॉल्यूशन है, उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको ना इस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन का और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आपको अभी के लिए 2 चीज़ों को बहुत अच्छे समझना है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन बॉन्ड्स की बात करते हैं रेफर्स टू द केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग द कार्बन एटम्स।
कार्बन इज यूनिक इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ वास्ट एरे ऑफ कंपाउंड, अनलिमिट कह सकते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आपके बनते हैं कार्बन से, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर, ठीक है, इनका ये कार्बन खुद के साथ भी, कार्बन कार्बन के बीच में भी एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और ये कार्बन दूसरे एटम्स के साथ में भी एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इजी है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC। IUPAC एक्चुअली बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो ये डिसाइड करती है कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूशन है, उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए। उन सेट ऑफ रूल्स के बिहाफ पर आप किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी नॉर्मल कंपाउंड का भी नेम खुद से लिख सकते हो, और वो रूल्स सबके लिए सेम रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ IUPAC का सिंपल सा लॉजिक है कि भाई वो एक आपके नॉमेनक्लेचर डिसाइड करता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बताता है जिसकी वजह से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके आप नेम को बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो या उसके नाम को ड्राइव भी कर सकते हो सिर्फ कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला देखकर, ठीक है। इसमें अगर अब इसके रूट्स की बात करो तो अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एक कार्बन को अगर मैं बात करूँ, एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग मेथ यूज़ करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एथ यूज़ होता है, ठीक है। 3 कार्बन प्रॉप। मैं कुछ ये सिंपल से रूल्स बता रहा हूँ, इन सारे रूल्स का ही यूज़ करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम बहुत ईजिली ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट वर्ड यूज़ होता है, 6 के लिए हेक्स है, 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट, कभी हेप्ट तो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मिल जाए लेकिन कुछ बुक्स में कभी कभार ये सेप्ट वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। 8 के लिए आप ऑक्ट यूज़ करते हैं, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। आगे भी हैं लेकिन अभी के लिए आप 10 तक को याद रखो कि ये सब आपको हेल्प करेंगे कि भाई आपको रूल समझने में, ठीक है। अब इसके अलावा मैं जब उन कार्बन्स की बात करता हूँ जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके एक कोई कंपाउंड बना रखा है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम सिर्फ एल्केन के नाम से जानते हैं, सिर्फ हम कहते हैं कि भाई वो एल्केन है, ठीक है, एल्केन्स हैं। और उसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो बेसिकली एल्कीन, ठीक है, ये एल्कीन है, ध्यान रखिएगा, एल्कीन, ठीक है, ई है। एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होता है, एल्केन में नॉर्मली हम लोग के सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, ध्यान रखिए कार्बन कार्बन के बीच में, और वहीं पर एल्कीन्स में यही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एल्काइंस में यही कार्बन कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप इजीली बॉन्ड्स को देखकर बस ध्यान रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की बात हो रही है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स, या ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस के नाम से इसको देखते हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पर अनसैचुरेटेड में इलेक्ट्रॉन्स की या हाइड्रोजन की कमी की वजह से उनको एनी हाउ डबल बॉन्ड बनाकर अपने आप को बैलेंस करना पड़ा। और वहीं से थर्ड में जब बात करें 3 बॉन्ड्स होते तो वहाँ पर भी सेम है कि वहाँ पर डिफिशियंसी बढ़ जाती है हाइड्रोजन की, तो उस कंडीशन में भी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एल्केन की बात करते हैं। एल्केन अगेन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कैसा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि मीथेन। एन वर्ड है ना बेटा, एक्चुअली ये एल्केन से ही ड्राइव हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको एन वर्ड समझ में आया तो आप समझ जाओ कि भाई ये एल्केन है और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसके अलावा ईथेन, ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, जहाँ पर भी 3 कार्बन है और तीनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर एक सिंगल कार्बन ही है, तो जब भी होगा तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम लोग एल्केन। बॉन्ड इसमें सिंगल ही है। जनरल फॉर्मूला, हाँ ध्यान रखिए कि एक जनरल फॉर्मूला भी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड के पूरे, इसका एक जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर n की वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट करोगे, आपको जो भी कंपाउंड बन के तैयार होगा, ठीक है, वो एक
एल्केन फैमिली का मेंबर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो हमें C1H2 इंटू 1+2 दैट इज C1H4 मिलेगा, मतलब मीथेन की बात हो रही है, मीथेन हमको मिल जाएगा। वहीं पर इसमें सॉरी ठीक है, वहाँ पे हमको मीथेन मिल जाएगा। फिर इसके अलावा चलते हैं, ठीक है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो C2H6 मिलेगा जो कि ईथेन है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप, अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूले में अगर लगातार हम n की वैल्यू रख बढ़ाते जाते हैं तो हमको एक सीरीज मिल जाती है, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, ब्यूटेन। तो इस सीरीज को ही हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज फिर से बताते हैं कि होमो दो वर्ड से मिलकर बना है। होमो मतलब सेम और लॉगस मतलब फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूले से बनकर जो सीरीज तैयार होती है उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि भाई होमोलॉगस सीरीज में अगर हम लोग बहुत कई कंपाउंड्स को एक तरीके से लिख लेते हैं, लाइक सपोज मैंने मीथेन लिख दिया CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस आता है CH2 का, मतलब कार्बन में एक का डिफरेंस आया तो एक कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन में दो का डिफरेंस आएगा तो CH2। और इसके अलावा अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें, ठीक है, मोलिकुलर वेट पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन के होते हैं 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, तो वो लोग भाई 14 का डिफरेंस आता है जब भी आप बात करोगे इस होमोलॉगस सीरीज में। इसका पहला एलिमेंट आपका मीथेन हो गया, दूसरा ईथेन हो गया, तीसरा ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, चौथा ब्यूटेन हो गया, एंड पेंटेन एंड हेक्सेन। इन सब में अगर आप बात करो तो इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन में एक एक का डिफरेंस है, इसमें भी कार्बन में एक ही के डिफरेंस है। तो इस तरीके से डिफरेंस आपका CH2 रहता है और वेट वाइज डिफरेंस आपका 14 रहता है। तो इससे पूरी सीरीज तैयार होती है, उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? ठीक है, एल्कीन वो सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसको भी हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड ही कहते हैं। फिर इसके बाद जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही होता है। CnH2n +2 उसका था और CnH2n सिर्फ आपका एल्कीन्स का हो जाता है, ठीक है। और होमोलॉगस सीरीज इसी जनरल फॉर्मूले से अगर आप पहला कंपाउंड बनाओगे तो C2H4 हो जाएगा, ठीक है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी बचे हुए 4 हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी फॉर्मूले से अगर दूसरा कंपाउंड बनाओ तो C3H6 हो जाएगा, जहां पर एक कार्बन का डबल बॉन्ड और एक आपका सिंगल है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बन के तैयार होगा वो भी आपका एल्कीन फैमिली का मेंबर होगा, ठीक है। तो एक ये कंपाउंड हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया, एक और बना लेते हैं, ठीक है, C4H8, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तीसरा कंपाउंड आपका ये है। अब इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई कार्बन में कितना डिफरेंस है, एक ही कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है, 2 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी CH2 का ही डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी CH2 का ही डिफरेंस है और वेट वाइज दोनों में ही 14 14 का डिफरेंस है, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज से आप एक पूरा सीरीज बना सकते हो जो कि किसी एक फैमिली से, एक जनरल फॉर्मूले से ड्राइव की गई फैमिली के मेंबर्स के बीच में एक सीरीज बनाती है, उसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। आगे चलते हैं, एल्काइंस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसी वजह से हम इनको फिर से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल ही है, मैंने बता दिया ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जनरल फॉर्मूले की बात कर ले, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2 का फॉर्मेशन होता है। और फिर बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज, इसी फॉर्मूले से अगर आप कंपाउंड बनाना स्टार्ट करते हो तो C2H2, ठीक है, पहला कंपाउंड आप रख के देख सकते हो इनकी वैल्यू। फिर C3H2 6 4, ठीक है,
ये आपका अगला कंपाउंड हो गया। यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरा कार्बन आपका सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी अगर आप बात करो तो दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, लगातार जो कंपाउंड बन रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आता है CH2 का है, और वेट वाइज अगर बात करें तो फिर से 14 का ही डिफरेंस आता है। ये सब चीज़ें फिक्स रहती हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एल्कीन की बात करें, एल्काइन की बात करें, या ठीक है एल्केन की बात करें, ठीक है। चलिए, अब एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप को सिंपल से समझो, कोई भी कंपाउंड जो कि एल्केन फैमिली का है, लेट सपोज CH4, ठीक है, ये मीथेन है, एन वर्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। इसमें से अगर आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो रेडिकल या जो फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हमारा बनकर तैयार होता है उसको कहते हैं CH3, ठीक है, और इसका एक बॉन्ड खाली रहता है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रुप को, इसको एग्जैक्टली एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात करूँ C2H6 की, ठीक है, ये ईथेन है, ठीक है, ये आपका मैं लिख देता हूँ, ये आपका मीथेन था। मीथेन में एन वर्ड एल्केन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगला कंपाउंड हो गया ईथेन, ठीक है, अगला कंपाउंड हो गया ईथेन, ठीक है। ईथेन में भी अगर आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो C2, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना बहुत ध्यान रखिएगा, C2H5 और एक बॉन्ड आपका कार्बन का खाली रहेगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि भैया ये जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है ये भी आपका एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, ये भी आपका एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो सिंपल सा एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो, जो भी कंपाउंड बनकर तैयार होता है, जो भी रेडिकल बनकर तैयार होता है उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि नॉमेनक्लेचर में हमको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेथिल, जैसे मैंने बताया कि ना एल्किल में से अगर आप बात करो, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो कंपाउंड कहते हैं वो एल्किल है, उसको हम लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं। फिर इसके अलावा एथिल ग्रुप C2H5 होता है, ठीक है। क्लोरीन में बात करते हैं Cl होता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, और उसके अलावा नाइट्रो, ठीक है। अब नाइट्रो याद कैसे करना है ये देखिए, जब भी CH3 किसी कंपाउंड के साथ लगा कुछ इस तरीके से CH3, तो इसको हम लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं, ये सब कहते हैं कि मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगला ये एथिल ग्रुप है, ये क्लोरीन है, इसको इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग क्लोरो यूज़ करते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है फ्लोरो, ठीक है, इसके लिए आयोडो, इसके लिए ब्रोमो वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से ही याद करिएगा क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम आप इजीली लिख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप एक चीज़ होती है जो कि बेसिकली किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है। जैसे एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फॉर्मूला, ठीक है, OH होता है। किसी भी कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से अट्रैक्ट है तो उसको हम एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स या जो वर्ड यूज़ करते हैं नाम लिखते समय उसको हम लोग कहते हैं ऑल, ठीक है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो अल, मैंने बताया कि ना, मैं बात करूँ कि मेथिनॉल, ठीक है, तो एल्कोहल है और लास्ट में OL आ रहा है, ठीक है। एल मेथिनल तो एल्डिहाइड वर्ड है, ठीक है। कीटोन, ठीक है, कीटोन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है ओन यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होता है ओइक एसिड, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है ओइक एसिड। एस्टर, ईथर, ठीक है, ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी, हाँ देखो, एक कंपाउंड में बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें देखो ये कई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या क्या लगाता हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप लगा लेता हूँ, एक पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख लिया, ये यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा लिया, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे पहचानेंगे इसको, और बाकी जितने भी हैं बॉन्ड्स
उन सब को मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हर कार्बन के 4 वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अलावा मेरे पास एक डबल बॉन्ड है। तो जब अब इसमें नंबरिंग, इसका नेम लिखते समय हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब हमेशा करते हैं तो उसके लिए एक हायरार्की मैंने यहाँ पर लिख रखी। जब भी आप नंबरिंग करने जाओगे तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखोगे। फंक्शनल ग्रुप जिधर से सबसे नियर पड़ेगा उसको आप यूज़ कर लो फॉर द नंबरिंग। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड यूज़ कर लो, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम कर लेते हैं। तो पहले हमारे हमको फंक्शनल ग्रुप दिख चुका है, तो 1 नंबर इधर लिखो, 2 इधर हो गया, 3 4 और 5। ठीक है, नंबरिंग का काम खत्म है। ठीक है, नंबरिंग हमने कर ली है। अब इसका सिर्फ हमें नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए भी एक हायरार्की है। जैसे कि हम बात करें भाई, इसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? ठीक है, देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको लिखकर कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर इसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन्स को आइडेंटिफाई कराता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, मैथ है, प्रॉप है, बेंट है, क्या है। तो उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन किया जाता है। फिर लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, लिखते समय हम इन चीज़ों को पलट देते हैं। देखो कैसे, पहली बार तो हमारा ब्रोमीन है, कितने नंबर पर है? तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाले हैं, मैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ। बाकी मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इन सारे रूल्स को। ठीक है, 4 ब्रोमो। ठीक है, फिर आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन्स को है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन्स के लिए वर्ड यूज होता है पेंट। आप आगे जाके चेक कर सकते हो, पेंट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर के हैं, तो इसको कैसे लिखने वाले? तो हम छोटे नंबर को कंसिडर करेंगे। पर 2 नंबर पर लिखने को तो हम 3 पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं। जब भी हम 2 कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना हो और उनके बीच के बॉन्ड को, तो हम 2। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इन। ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए वर्ड यूज होगा इन। और फिर उसके बाद लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है? तो अगर आप याद नहीं है तो आप याद रख लो कि इसको कहते हैं एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, देखो CHO तीनों हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो अल होता है। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो अल होता है। तो इसको कहते हैं 4 ब्रोमो पेंट 2 इन अल। ठीक है, अब इसका प्रॉपर नेम ये हो गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का अगर आप पूरा नाम देखोगे तो ये आपका इसका पूरा नाम मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आगे कराने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जल्दी से जल्दी ये सारा रिवीजन मैं करवा दूंगा जितना भी आपके इस आने वाले बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए